ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय जनसंचार संस्थान के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इम्फाल, बी आइजोल, सी कोहिमा या फिर डी अगरतला। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम की अपनी यात्रा के दौरान आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। कैंपस लघु अवधि के मीडिया और संचार पाठ्यक्रमों के अलावा अंग्रेजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाएगा। भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC देश में पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित संस्थान है और यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है यानी ऑटोनमस बॉडी है। इसका मुख्य परिसर नई दिल्ली में है। IIMC के उड़ीसा में ढेंकनाल, मिजोरम में आइजोल, जम्मू कश्मीर में जम्मू, केरल में कोट्टायम और महाराष्ट्र में अमरावती में 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। क्षेत्रीय परिसरों की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों की मांगों और देश भर में मीडिया की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। तो ये जो सवाल बनाया गया है, अगर हम इसमें मेंस के दृष्टिकोण से अगर पॉइंट निकालना चाहें तो पूर्वोत्तर भारत के विकास से जुड़े जो सवाल हैं या पूर्वोत्तर भारत में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के रूप में जिस तरीके का ये शैक्षणिक विकास कार्यक्रम किया गया है उसको कोट किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने गठित किया है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने से, बी पर्यावरण प्रदूषण को चरणबद्ध स्तर पर खत्म करने से, सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बेहतर कार्यप्रणाली से या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने IIT कानपुर के शासक मंडल के चेयरमैन और IIT परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के कार्यादेशों यानी मैंडेट में मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल एक्रीडिएशन जो काउंसिल है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना शामिल है। समिति के अन्य सदस्यों की बात करें कौन कौन इसमें शामिल हैं, तो प्रोफेसर मृदुल हजारिका कुलपति, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय असम, प्रोफेसर भरत भास्कर प्रोफेसर IIM जो हैं लखनऊ और संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। तो अगर इसके बारे में बात करें कि मेंस में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस फैक्ट का, तो हमें यह देखना होगा कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए देश में कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। कई प्रकार की कमिटीज़ और कमीशंस बनाए जाते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मेंस में हम इसको कोट करें और बताएं कि शैक्षणिक जो संस्थान हैं, खासकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, अगर उसमें डिफेक्ट्स वगैरह हैं तो उसे दूर करने के लिए ऐसी कमिटीज़ बनाई जाएं जो एक पॉजिटिव आउटकम वाले रिकमेंडेशन दे सकें, तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत और किर्गिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत मार्च 1992 में किर्गिज गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक है। दूसरा, दोनों देश आपस में स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी रणनीतिक साझेदार हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत किर्गिज गणराज्य अंतर सरकारी आयोग यानी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 10वें सत्र का आयोजन किया गया। बैठक में भारत ने कहा कि भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं यानी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। भारत मार्च 1992 में किर्गिज गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले राष्ट्रों में से एक है
और 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी पूरी हुई है और इसको चिन्हित करते हुए कहा गया है कि इसने दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी है। जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य की यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ोतरी की है। यानी दोनों के बीच जो संबंध है वो अब रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंचा दिया गया है। दोनों पक्षों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, विकास साझेदारी, निवेश, डिजिटलीकरण, बौद्धिक संपदा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, शिक्षा, पर्यावरण, मानकीकरण और मेट्रोलॉजी, बैंकिंग, परिवहन, श्रम, खनन और बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के निर्यातकों और आयातकों के बीच संपर्क बढ़ाने और व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तो अगर हम मेंस के दृष्टिकोण से इसे देखें तो भारत और सेंट्रल एशिया का जो रिलेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सेंट्रल एशिया को भारत अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के रूप में देखता है। सेंट्रल एशिया भारत के यूरेनियम जो आवश्यकताएं हैं, नेचुरल गैस की जो आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करता है। इस दृष्टिकोण से अगर किसी भी सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे किर्गिस्तान है, इसके साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं तो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच के संबंधों में मजबूती आएगी और साथ ही चीन का जो बढ़ रहा है प्रभाव सेंट्रल एशिया में, खासकर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, तो वो उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 7 से 9 नवंबर 2022 तक आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में सहभागिता की है। यह किस देश में आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्पेन, बी ग्रीस, सी इटली या फिर डी ब्रिटेन। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 नवंबर 2022 तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में सहभागिता कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष की प्रदर्शनी की थीम द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ है। लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र को विदेशी पर्यटकों के लिए फिर से खोलने के साथ इस वर्ष भारत की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बाद देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए तैयार है। भारत पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य है, यानी फेवरेट डेस्टिनेशन है और इस रूप में खुद को स्थापित करने के लिए WTM 2022 में हिस्सा ले रहा है। वर्ष 2019 के दौरान भारत की GDP में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 5.19% था। वर्ष 2019 में भारतीय पर्यटन क्षेत्र 79.86 मिलियन रोजगारों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों के लिए ही उत्तरदायी रहा। केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों से पर्यटन उद्योग को धीरे धीरे कोविड-19 के झटके से महामारी पूर्व स्तर तक आने में मदद मिली है। तो यहाँ अगर हम मेंस की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसे और बढ़ाने के लिए किस तरीके से महामारियों का जो प्रकोप है उसको कम किया जा सकता है, या किस तरीके से जो ग्लोबल ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जो एग्जीबिशन हैं, ऐसे किन किन चीज़ों का आयोजन किया जा सकता है जिससे कुछ बेहतर परिणाम मिले, इसको हम अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें सवाल यानी अंतिम सवाल की। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी कोच्चि या फिर डी हैदराबाद। इसका उत्तर है सी यानी कोच्चि। अब देखते हैं व्याख्या। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री ने 4 नवंबर 2022 को कोच्चि में संयुक्त रूप से 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के सहयोग से केरल के कोच्चि स्थित होटल ग्रैंड हयात में 4 से 6 नवंबर 2022 तक इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ,
पेशेवर शिक्षाविदों ने भाग लिया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी के इस 15वें आयोजन की मेजबानी के लिए कोच्चि उपयुक्त स्थान है, क्योंकि इसने शहरी क्षेत्रों में निर्बाध सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए खुद को एक अनुकरणीय शहर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब अगर हम मेंस के सवाल की यहाँ बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो स्ट्रैटेजी है अर्बन एरियाज़ में, उसे अनइंटरप्टेड तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, और केरल ने जिस तरीके से एक रोल मॉडल के रूप में काम किया है, ऐसे मॉडल को कैसे देश के अन्य राज्यों में रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अर्बन मोबिलिटी को कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखते हुए बेहतर दिशा दी जा सकती है, उसके बारे में आप मेंस में लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, और आगे से हम प्रयास यही करेंगे कि मेंस के भी पर्सपेक्टिव आपको इस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में थोड़ा थोड़ा देते रहें, ताकि आपका एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव माइंडसेट तैयार हो सके। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।